तो देख लिया आपने, इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। क्या है? टाइगर स्टेट, इंग्लिश में बोले तो टाइगर स्टेट होता है, बाघ राज्य। इसके अलावा दो और पॉइंट्स जान लीजिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि मध्य प्रदेश को तो बाघ राज्य बोलते हैं, इसमें बाघों की संख्या कितनी है। तो अभी जो अपडेट डेटा है, अपडेट जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, उसके अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या है 526। कितना है? 526। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लेकिन एग्जाम में देखा नहीं गया है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन जो अभी पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो उसको लिख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य, ठीक है, ये वन क्षेत्र किस राज्य में है। जो फॉरेस्ट जंगल होता है, वन होता है, तो वन राज्य सबसे, या वन क्षेत्र किस राज्य में है, तो वह है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आ गया हमारा कि बाघ राज्य यानी टाइगर स्टेट किसको जानते हैं, तो मध्य प्रदेश को जानते हैं। और इंडिया का सबसे ज़्यादा घने जंगल, सबसे ज़्यादा जंगल वाला राज्य कौन सा है, तो वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कादम्बरी पुस्तक के रचयिता कौन थे? क्या है? कादम्बरी, इस पुस्तक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन क्या क्या वो देखिए, कल्हन है, कालिदास है, भभूति और बाण भट्ट है। यही सब क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में। अभी देखा आपका एसएससी सर पे आ चुका है ना, तो वो आएगा क्वेश्चन, यहाँ से टकराएगा। तो कादम्बरी पुस्तक के रचयिता जो है वो बाण भट्ट है। इन्होंने, बाण भट्ट ने तो कादम्बरी पुस्तक लिखा है, इसके अलावा एक और पुस्तक बाण भट्ट ने लिखा है जो एग्जाम में आ चुका है, वो है हर्ष चरितम। क्या है? हर्ष चरितम। ये लिख लीजिए, ये भी एग्जाम में कई दफ़ा पूछा जा चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। दोस्तों, आज है बुधवार और आज हम लोग आ चुके हैं जीके का सेट नंबर 26 लेकर। हर बार की तरह हम लोगों ने फिर वही सेट रखा है जो एग्जामिनेशन में 3 बार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका 25 क्वेश्चन का सेट है। और हम लोग जो वीडियो लाते हैं, कब कब लाते हैं? सोमवार लाते हैं, बुधवार लाते हैं, शुक्रवार लाते हैं, रात के 8:30 बजे 8:30 पे लाते हैं हम लोग, है ना। आज बुधवार को वीडियो आ रहा है, अगला वीडियो कब आएगा? शुक्रवार यानी फ्राइडे, परसों फिर एक वीडियो आएगा। अगर कोई वीडियो को छूट गया है तो आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। सारे वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एग्जामिनेशंस में जीके बार बार पूछेगा, उनका सेट है। तो सारे एग्जामिनेशंस में जहाँ भी जीके पूछा जाता है, वो एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, है ना, पीसीएस हो, कोई भी एग्जामिनेशंस हो, वहाँ पर ये आपको बहुत मदद करने वाला है। तो बिना किसी फालतू बातों के, एक्स्ट्रा बातों के, सीधा आते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन आज का क्या है। किस शहर में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ये सीजीएल में आ चुका है, ये शायद 2002 में आया था, फिर भी अब बताता हूँ। किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी? देखिएगा, समझिए क्वेश्चन को। किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी? इसका लक्ष्य क्या था? ये टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन क्या था? टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन लाने का सेंस ये था, जो डॉल्फिन जो है उसकी इसकी प्रजाति जो ख़त्म होते जा रही है, लुप्त होते जा रही है, तो सरकार के द्वारा ये एक पहल था कि इस तरह से डॉल्फिन की संख्या को बढ़ाया जाए। क्लियर हो गया? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सवाल जवाब हांगकांग। हांगकांग में ही ऐसा प्रयास किया गया था कि टेस्ट ट्यूब से डॉल्फिन लाया गया। ये प्रयास कब किया गया था? ये प्रयास किया गया था 2001 ईस्वी में। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन थे? ये क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चंस बताऊंगा मैं, आप सारे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। और हर बार की तरह मैं बोलता हूँ कि जब आप मेरा वीडियो देखा कीजिए, कॉपी पेन जरूर साथ में रखिए और सेट नंबर ऊपर लिखकर नीचे जितने पॉइंट्स बताता हूँ सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए। आप जब 10-12 सेट्स देखेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। और देखिए, जीके ना बहुत विशाल, बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है, कितना खत्म करोगे आप? पढ़ते पढ़ते उम्र निकल जाएगी, जीके खत्म नहीं होगा। क्यों ना वैसे क्वेश्चन को टारगेट कीजिए जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे गए, तो उनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वो 3 बार पूछा गया तो चौथा बार भी पूछा जाएगा, चांसेस तो हैं, है ना। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसलिए जो पॉइंट बोला करो आप उसको ज़रूर लिखा कीजिए, ना लिखने की गलती मत कीजिए। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता कौन थे? जी शंकर कुरूप, रविन्द्रनाथ टैगोर, एस के पोटे कटकाट और एम.टी. वासुदेव नायर। 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको क्या पूछ रहा है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। पहले ये जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारत की जो 22 भाषाएं हैं, उस 22 भाषाओं में जो लिखने के लिए साहित्य के क्षेत्र में जो लेखक हैं उनको दिया जाता है। इसकी शुरुआत वैसे 1961 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1961 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। और किस लिए हुई थी? तो जो भारत में 22 भाषाएं चलती हैं, उनके राइटर, जो उनके लेखक हैं, उनके अच्छे कुछ ऐसा लिखा उन्होंने जिसको सम्मान मिलना चाहिए। तो ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। क्या है ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। ठीक है, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
तो ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। तो अब जानते हैं कि 1961 में स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन जी शंकर ग्रुप को 1965 ईस्वी में सबसे पहली बार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये भारत स्टेट का देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। ये मलयालम के लेखक थे। किसके लेखक थे? मलयालम के लेखक थे। क्लियर हो गया? तो सारे पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अच्छा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, अगर आप चाहे ज्वाइन करना तो उसका जो आईडी है वो है परफेक्ट पुस्तक, लिख देता हूँ वैसे, लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, परफेक्ट पुस्तक जीके। ठीक है, तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, डायरेक्ट क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देते क्या है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन क्या क्या है? 1752, 1765, 1761 और 1742 है। तो देखो, पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। पानीपत क्या है? पानीपत जगह का नाम है। ये कहाँ पर पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ये हरियाणा पड़ता है। और इस जगह का नाम क्या है? पानीपत। इनकी 3 लड़ाइयाँ हुई। पहला लड़ाई कब हुआ? पहला लड़ाई हुआ 1526 ईस्वी में। देखिएगा, ये क्वेश्चन लिख लीजिए पूरा का पूरा, क्योंकि तीनों लड़ाई से क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा लड़ाई हुआ 1526 में। क्लियर हो गया? और तीसरा लड़ाई जो हुआ वो हुआ 1761 ईस्वी में। तीनों का तीनों पॉइंट। अब आते हैं पहले लड़ाई के बारे में। जो पहला लड़ाई हुआ था 1526 ईस्वी में, ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ठीक है, लोदी का था इब्राहिम, लोदी वंश का था इब्राहिम लोदी, जो कि दिल्ली सल्तनत का वंश था। और बाबर किसका था? मुगल वंश का संस्थापक। तो 1526 ईस्वी में इसी लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और किसका क्या? सल्तनत का अंत किया और मुगल वंश की नींव डाली। क्लियर हो गया? तो 1526 ईस्वी का जो लड़ाई हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत की, जिसमें बाबर विजयी रहा। तो 1526 के बाद आते हैं 1556, माफ़ कीजिए, ये 1556 का लड़ाई था, मैंने गलती कर दी। तो 1556 का जो लड़ाई हुआ पानीपत का दूसरा लड़ाई, इसमें हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको हेमू बोलते थे, ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के सेनापति के बीच हुआ और उसमें अकबर विजयी हो गया। ठीक है, हेमचंद्र का जो विक्रमादित्य उनका हेमू नाम था और अकबर के सेनापति के बीच, जिसमें अकबर विजयी हुआ। तीसरा लड़ाई हुआ 1761 ईस्वी में, जिसका आंसर मिल गया। तो 1761 का लड़ाई जो वो सदाशिव राव और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ और उसमें भी अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। तो तीनों लड़ाई कब कब हुई आपने देख लिया। पहला लड़ाई 1526, दूसरा 1556 और तीसरा 1761 ईस्वी। 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। 1556 यानी दूसरी लड़ाई में अकबर के सेनापति की जीत हुई और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य की हार हुई। और तीसरा जो 1761 ईस्वी में हुआ उसमें क्या हुआ? सदाशिव राव हार गए और अहमद शाह अब्दाली जीत गए। ठीक है, तो सही जवाब इसका गया 1761 ईस्वी। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। कब ऐसा है कि क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, वसंत ऋतु और इनमें से कोई नहीं। तो ग्रीष्म ऋतु में हर साल जो है क्षोभ मंडल की मोटाई क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अच्छा, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो गुड लिखिएगा और कोई कमी है तो पुअर लिखे कमेंट बताइएगा कि क्या गलती थी। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो पे उसको लाने का। ठीक है, और आप किसी की तैयारी करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग क्या होता है? पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति और प्रखंड है। सही जवाब क्या हो? तो पंचायत समिति जो है, पंचायती राज है, उसका जो सबसे छोटा अंग होता है वो होता है ग्राम पंचायत। क्या होता है? ग्राम पंचायत। बी इसका राइट आंसर हो गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। जो ग्राम पंचायत है ना, उसका गठन जो हुआ है, ठीक है, वो संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत हुआ है। किसके तहत हुआ है? अनुच्छेद 40 के तहत, संविधान के का जो अनुच्छेद है उसके तहत ग्राम पंचायत गठन हुआ है। और इससे कहीं कहीं ग्राम सभा भी बोलते हैं। तो अगर ग्राम पंचायत ग्राम सभा लिख दे तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा। यहाँ पे सभा लिख दे तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा। तो पंचायती राज का जो सबसे छोटा इकाई होता है वो होता है ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत, जिसका गठन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 40 में की गई है। औरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? देखो, औरक्तता को अंग्रेजी में बोलते हैं एनीमिया, जिसमें ब्लड का कमी हो जाता है बॉडी में। देखो, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। ये आर और बी पर इतना ही फर्क है।
आर से रेड हो गया, डब्ल्यू से वाइट हो गया। तो ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिका, कोशिका या कहीं कहीं कनिका भी बोल देता है, तो कन्फ्यूजन की होने की जरूरत नहीं है। और कहेंगे श्वेत रक्त कोशिका। तो इनकी किसकी कमी के कारण होता है? तो देखो एनीमिया किसी कमी से होता है, हमें पता है विटामिन ए की कमी से होता है एनीमिया, ये तो पता है। अब आते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया। देखो ये जो फोलिक एसिड है, ये जो फोलिक एसिड है इसका रासायनिक नाम है, और जिसको विटामिन ए भी बोलते हैं। तो फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया हो जाता है। क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक में भी स्टैटिक जीके पूछने लगा, या फिर किसी स्टेट का पीसीएस, या फिर आप पुलिस, किसी भी स्टेट का पुलिस की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे और भी बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस आने वाले हैं, और हम ऐसे डिटेल में सारे वीडियो को डिस्कस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और आप ये भी बताना कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी ऐसी वीडियोस जो सप्ताह के 3 दिन आती है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। अगला वीडियो कब आएगा? फ्राइडे को आएगा, सेम टाइम रात के 8:30 बजे। तो आप तक वीडियो पहुँचे और आपकी तैयारी अच्छी होते रहे। क्लियर हो गया? तो आते हैं क्वेश्चन पर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चैनल को प्यार जरूर देना, लाइक करना मत भूलना, लाइक आप लोग नहीं करते हो, है ना। किस प्रायद्वीपीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? प्रायद्वीपीय राज्य की बात किया, अगर राज्य की बात करता तो गुजरात तो क्लियर था, ठीक है। सबसे बड़ा अगर किसी राज्य का तटरेखा गुजरात है, और सबसे छोटा है तो वो गोवा। देखो होता तटरेखा मतलब क्या? तटरेखा वो रेखा होता है, वो सीमा जो कि समुद्र से जुड़ी होती है, जहाँ से व्यापारिक संबंध बने होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं तटरेखा। तो किस प्रायद्वीपीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा और गुजरात। तो सही जवाब हुआ आंध्र प्रदेश, ठीक है। और राज्य की बात करता तो गोवा, गुजरात, सॉरी। तो सही जवाब क्या हो गया? सही जवाब हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखा करो। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है? दूध सागर, शिवाना समुद्र, जोग प्रपात और कुंचिकल। तो सही जवाब क्या है? जोग प्रपात। ये कहाँ पर है? जोग प्रपात जो है कर्नाटका में है। कहाँ पर है? कर्नाटका में है जोग प्रपात। वहीं पे महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट जो है वो बना पड़ा है। सात ताल झील किस राज्य में है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। सही जवाब क्या होगा? तो देखो नैनीताल, भीमताल, ये सब सुना है ना। ये ताल झील या 7 ताल, टोटल 7 झील हैं, ठीक है। जैसे नैनीताल और भीमताल थोड़ा फेमस है इसलिए लोग जान जाते हैं, वैसे वहाँ पर 7 झीलें, सारे सारे ताल झील बोला जाता है उनको। तो वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन आसान क्वेश्चन था। जब मैंने नैनीताल और भीमताल का नाम लिया होगा तो आपको इस चीज़ का क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते क्या है। महलों का शहर किसका नाम है? उपनाम महलों का शहर। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद। ये 4 ऑप्शन में बताना है कि महलों का शहर किसको बोलते हैं। सही जवाब जाएगा कोलकाता को, बी सही जवाब जाएगा। कोलकाता कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता, जो कि हुगली नदी पर बसा हुआ है। कहाँ पे? हुगली नदी के तट पर ये बसा हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, रेलवे का प्यारा क्वेश्चन है। रेलवे में कई बार क्वेश्चन को देखा गया है ना। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ आप किस चीज़ की तैयारी करते हो, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है ना। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कान्हा किसली ये राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क है, ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में और केरल में। तो सही जवाब क्या है वो देखो। कुछ राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क के नाम मैं बता रहा हूँ। एक तो हो गया कान्हा, ठीक है। मेरा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, आप पढ़ लेना, लिख लेना अच्छे से, इसको लिखना मत छोड़ना। दूसरा है पेंच, फिर पढ़ने से समझ में तो आता ही होगा हम क्या लिख रहे हैं, पन्ना। चौथा है माधव, माधव, ठीक है। और एक और, ये चारों लिखो, फिर मैं बता रहा हूँ कि कान्हा किसली यानी कान्हा हो गया, पेंच हो गया, माधव हो गया और पन्ना हो गया। इसके अलावा एक और है, उसका नाम है बांधवगढ़। क्या नाम है? बांधवगढ़, बांधवगढ़। ये सारे इसलिए नाम बताया कि सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे नेशनल पार्क जो हमने 5 बताए वो कहाँ पढ़ते हैं आपके? ये पढ़ते हैं मध्य प्रदेश, एमपी में पढ़ते हैं। और एमपी के बारे में अभी हमने जस्ट बताया था कि एमपी जो है वहाँ पे इसे इस टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइगर स्टेट भी बोलते हैं। और यहाँ पे 526 बाघ की संख्या अभी काउंट की गई है, और ये भारत का सबसे ज़्यादा वन वाला क्षेत्र है, या राज्य है ना। तो 11 नंबर का क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ट्रांसफार्मर का आविष्कारक कौन थे? ट्रांसफार्मर, जो बिजली का ट्रांसफार्मर होता है, उसके आविष्कारक कौन थे? निकोला टेस्ला,
आर्किमिडीज, माइकल फैराडे या सारा बोनार्ड। तो माइकल फैराडे ने किया था ट्रांसफार्मर का आविष्कार। अब ये क्वेश्चन आता है कब किया था, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको लिख लीजिएगा। 1831 ईस्वी में माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। कादम्बरी पुस्तक के रचयिता कौन थे? कादम्बरी पुस्तक के रचयिता कलहन, कालिदास, भवभूति और बाणभट्ट। सही जवाब क्या? बाणभट्ट। और इन्होंने इसके अलावा एक और पुस्तक लिखा जिसका नाम था हर्षचरितम। अच्छा, आप एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कालिदास के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन कौन सी, क्योंकि इसके पहले हमने एक वीडियो में बता रखा है और बहुत अच्छे से बता रखा है। उन्होंने 3 या 4 किताब के नाम बता रखे हैं जो एग्जाम में 10-12 बार पूछा जा चुका है। तो आप अगर देखे होंगे तो आपके पास इसका जवाब जरूर होगा। एटलीस्ट एक किताब का नाम जरूर बताइएगा कि कालिदास के द्वारा रचित हो। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। किस पदार्थ की कमी के कारण डिहाइड्रेशन होता है? डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन वो होता है जब शरीर में वाटर लेवल डिक्रीज करता है, कम जाता है, उसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो सिंपल सी बात है, जब डिहाइड्रेशन का मतलब आप समझ गए तो आप इसका जवाब बड़े प्यार से लगा देंगे। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी की कमी के कारण डिहाइड्रेशन हो जाता है। अंतरिक्ष यात्री को, ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है 20 बार आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ आपको भी इसका जवाब पता होगा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है? तो काला। ये कई बार देखा गया है एग्जाम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें नीचे से ब्लू दिखता है लेकिन ऊपर काला दिखता है। वो सब क्यों दिखता है? वो दिखता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। जब सूर्य की किरण ऊपर से निकलती है उसके वजह से। कहोगे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा इनके ऊपर ताकि समझ में आ जाएगा अच्छा आकाश का रंग काला क्यों दिखता है ना। चलो, नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? नमक सत्याग्रह, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नमक सत्याग्रह था क्या। देखो, होता क्या था कि भारत में नमक की कमी नहीं थी, और सबसे ज़्यादा हमने इसके पहले वीडियो को, जो मंडे को वीडियो आया था, उसमें हमने बताया था कि भारत में सबसे ज़्यादा नमक कहाँ से मिलता है? गुजरात से मिलता है, और 61% नमक भारत को गुजरात से मिल जाता है। ये हमने इसके पहले वीडियो में बताया था, है ना। तो होता क्या है कि भारत में ये इतनी नमक की आपूर्ति, आज इतना जनसंख्या है फिर भी 61% नमक की आपूर्ति हो रही है। तो आज से 75-80 साल पहले, ठीक है, लगभग 100 वर्ष पूर्व, कितना ज़्यादा नमक का मात्रा, नहीं नमक की तो बहुत ज़रूरत ही नहीं थी बाहर से लाने की। फिर भी अंग्रेज क्या चाहते थे कि अंग्रेज की जो भारत के नागरिक हैं वो खुद से नमक का उत्पादन ना करें, जबकि इनके पास पर्याप्त मात्रा है फिर भी। और वो चाहते थे कि वो नमक जो है भारतीय ना बनाकर इंग्लैंड से आने वाले नमक का प्रयोग करें, जिसका काफ़ी विरोध किया गया। और उस विरोध के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की घोषणा की, और वो 12 मार्च 1930 ईस्वी को 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक ये एक क्या कहा था, एक युद्ध चला दिया कह सकते हैं, एक रिवॉल्यूशन आंदोलन लाया जो 1930 ईस्वी में हुआ था। जो जवाब इसका मिल गया डी नंबर, उसमें उन्होंने क्या कहा, इस नमक कानून को भंग करना उनका लक्ष्य था। और वो बोले कि इंग्लैंड से जो नमक आ रहा है उस नमक को नहीं यूज़ करना है, और हम भारतीय खुद से नमक बनाएंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। तो नमक सत्याग्रह का मतलब आप समझ गए क्या था, कब आया, क्यों आया, और उसको लाने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। डेजर्ट फॉक्स किसे कहा जाता है? डेजर्ट फॉक्स, डेजर्ट फॉक्स का मतलब पहले समझिए तब जानते हैं क्वेश्चन पे। पहले चलिए ऑप्शन में पढ़ लेते हैं। हरमन गोरिंग, इरविन रोमेल, एल्फ्रेड हिटलर और जोसेफ स्टालिन। ये 4 ऑप्शन दिया गया और इसको बताना है कि डेजर्ट फॉक्स किसे कहते हैं। देखो, जो डेजर्ट वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे, डेजर्ट मतलब क्या होता है? मरुभूमि, मरुस्थल, यहाँ पे रेत हो, है ना। और फॉक्स मतलब क्या होता है? ये आपको पता है, लोमड़ी। लोमड़ी बड़ा चालाक होती है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो इरविन रोमेल थे, समझिएगा, ये बी ऑप्शन दिया गया है, इरविन रोमेल, इनके बारे में जानिएगा। इरविन रोमेल जो थे जर्मनी के सेना के फील्ड मार्शल थे। कौन थे? जर्मनी की जो सेना थी उसके फील्ड मार्शल थे। और ये ना अपने युद्ध को लेके इनकी रणनीति बड़ी सटीक रहती थी और बहुत ही तगड़ी रणनीति करते थे। इसलिए इरविन रोमेल को डेजर्ट का फॉक्स यानी मरुस्थल का लोमड़ी बोला जाता है ना, लोमड़ी से चालाक होती है। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। सिंधु घाटी के लोग किसकी उपासना करते थे? सिंधु घाटी के लोग यीशु मसीह, श्री राम, पशुपति और गणपति जी। थोड़ा सा समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, सिंधु घाटी के जो लोग थे, कहीं कहीं ऑप्शन मिलेगा आपको शिव, है ना, भगवान शिव का नाम, और कहीं कहीं पशुपति का नाम। तो दोनों में से एक नाम देगा, या तो शिव देगा या तो पशुपति। अब ऐसा क्यों? इसलिए जो चौपाया पशु होता है उनके स्वामी को पशुपति बोलते हैं और शिव को उनका स्वामी माना गया है।
क्लियर हो गया। तो भगवान शिव का ऑप्शन दे तो भी चलेगा और पशुपति का नाम दे तो भी चलेगा। तो पशुपति किनका नाम है? वो नाम है भगवान शिव का। तो चौपाया पशु जो है उनके स्वामी को पशुपति बोलते हैं या फिर भगवान शिव, एक ही हैं दोनों। तो अगर पूछा जाए तो सिंधु घाटी के लोग किसकी उपासना करते थे? या तो पशुपति ऑप्शन रहेगा या तो शिव रहेगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा और आपको आंसर टक से लगा देना है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर। सही जवाब जाएगा फिलीपींस को, ए इसका राइट आंसर हो गया। मैं जानता हूँ आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन कोशिश रही कि अच्छे से अच्छे डॉक्यूमेंट आपको हम दे पाएँ। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड कैनिंग। सही जवाब क्या जाएगा? तो सही जवाब जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर बने। और कब बने भाई? 1774 ईस्वी में, 1774। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। किस राज्य को भारत का बाघ राज्य, टाइगर स्टेट कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश, एमपी। ये तो हमने अभी देख लिया, सुन लिया इसके अगले पिछले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टेराकोटा कुटीर उद्योग उत्पाद कहाँ स्थित है? टेराकोटा कुटीर उद्योग कहाँ पर है? गोरखपुर, नागपुर, ऋषिकेश और लखनऊ। सही जवाब किसको जाएगा? सही जवाब जाएगा गोरखपुर। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन, जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? खतरा, शांति, विरोध या सभ्यता? जैतून की शाखा जो है वो शांति की प्रतीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कबूतर, कबूतर एवं सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद झंडा बोल दो, सफ़ेद झंडा, ये किसका प्रतीक है? आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के वीडियो का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, DOS यानी डॉस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑप सिस्टम, डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डॉस जो है ये है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सी इसका राइट आंसर हो गया। और आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आता है, नैप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? नैप्थलीन इसका मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल, कोलतार और इनमें से कोई नहीं। सही जवाब जाएगा कोलतार को, यानी सी इसका राइट आंसर जाएगा। तो ये आज के वीडियो का सेट लास्ट क्वेश्चन था। और अगला वीडियो फिर कब आने वाला है? फ्राइडे को आने वाला है। फिर से वही 3 जो एग्जामिनेशन में 3 बार से ज़्यादा पूछे गए वैसे क्वेश्चन ही आएंगे। और 25 क्वेश्चन का सेट रहेगा। अगला वीडियो जो आने वाला है वो फ्राइडे को आएगा, रात के 8:30 बजे आएगा। प्लेलिस्ट से अगर कोई क्वेश्चन छूटा है आपका तो आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्यार दीजिए, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे वीडियोज़ लेके हम आते रहते हैं सप्ताह के 3 दिन। आप किसी की तैयारी कर रहे हैं और आपका कोई तैयारी का टारगेट है, जीके क्वेश्चन अगर आ रहा है तो ये वीडियो सही में आपके लिए है। तो मिलते हैं अगले वीडियो को लेके फिर से फ्राइडे को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।